गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम आज करेंगे बेटे, जैसे हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ओके, क्या मेथड्स है प्राइमरी डेटा के, कौन कौन से मेथड्स हैं सेकेंडरी डेटा के, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ जी क्लास, अगर मैं कल का अपना लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दोबारा लूँ तो हमने सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, इजंट इट। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, एक होता है ओरिजिनल डेटा, जिसको मैंने खुद से जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उससे कलेक्ट करा, तो ओरिजिनल डेटा हो गया, है ना। एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब मैंने खुद से कलेक्ट नहीं करा, ऑलरेडी कलेक्टेड था, जिसने कलेक्ट करा था मैंने उससे जाकर यूज़ कर लिया, उसके पास जाकर उससे वो डेटा ले लिया, तो मेरे लिए वो डेटा क्या बन गया, सेकेंड हैंड डेटा, मतलब सेकेंडरी डेटा। ओके क्लास, नेक्स्ट हमने करा था सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब कहाँ कौन कौन से सोर्स हैं डेटा के, कहाँ से आया डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है उसका सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, मतलब ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, मुझे मिस्टर राम से डेटा चाहिए, तो मैं मिस्टर राम के पास गई, उससे एक क्वेश्चनियर बनाकर गई और उससे 1 बाय 1 क्वेश्चन पुटअप करके आंसर लिख लिया, तो ये डेटा ऑलरेडी नहीं था। कौन है ओरिजिनल सोर्स, मिस्टर राम। अब मैं मिस्टर राम के पास जो डेटा कलेक्ट खुद से करा, फर्स्ट हैंड डेटा हुआ, तो मिस्टर राम क्या हो गए, ओरिजिनल सोर्स। और ये ओरिजिनल सोर्स क्या कहलाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉपुलेशन वाइज थोड़ा सा सर्वे करना है, थोड़ा डेटा चाहिए। अब पॉपुलेशन का डेटा तो मुझे गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर देती है, तो मुझे वो डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, गवर्नमेंट एजेंसी में जाऊँगी और वो पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को ले लूँगी। तो ये कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है भाई, ये हमने कल तक करा था बच्चे। फिर हमने डिफरेंस मीनिंग वाइज भी और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा भी करा था। ओके, नाउ कम्स टू व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। मतलब जो ओरिजिनल डेटा है उसको कलेक्ट करने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। ओके, सो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। ओके क्लास, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं उसके नाम को अच्छे से पढ़ूं तो मुझे उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बेटे बार बार मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बेटे डोंट ट्राई टू क्रैम, ट्राई टू लर्न, try to derive the meaning from its term. Okay, now the topic is how basic data is collected. If I talk about basic का मतलब original form of data या primary data, मतलब कैसे कैसे collect करूँ, कैसे का मतलब किस तरीके से। Okay, so I will be talking about methods, ways, modes of collecting primary data. Okay, और मैंने ऑब्लिक करके लिखा है मोड्स और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। बेटे मेनली 4 मेथड्स अवेलेबल हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा एंड द नेम्स ऑफ दीज मेथड्स आर, नंबर 1 डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अभी मैं नेम वाइज जा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में कि उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी सूटेबिलिटी क्या होगी, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स क्या होगी, मैं ये चारों मेथड्स आज आपको डीपली पढ़ाऊंगी। ओके, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स में एक पर्टिकुलर मेथड भी आ जाता है बेटे। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड मेथड नेम इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ओके, फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स, मतलब आप एक स्केड्यूल रेडी कर लेते हो, यस नो, ओके, डू यू हैव अ कार, यस नो, इफ यस हाउ मेनी कार्स, 1 2 3 और मोर। ये इस तरीके से मैं स्केड्यूल भी रेडी कर सकती हूँ
या मैं क्वेश्चंस भी रेडी कर सकती हूँ और स्केड्यूल भी रेडी कर सकती हूँ, ताकि उन सबको मैं भरती जाऊँ पूछ के, और उसके बेसिस पर मेरे पास क्या हो जाए, डेटा कलेक्ट हो जाए। ओके क्लास, सो 4 मेथड्स हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसके नाम। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स या लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल। अब ये जो 4th मेथड है बेटे, इसको 2 तरीके से मैं इन क्वेश्चनियर्स और स्केड्यूल्स की हेल्प ले सकती हूँ। एक, या तो मैं क्वेश्चनियर मेल कर दूँ, या मैं एक न्यूमरेटर को अपॉइंट करूँ। न्यूमरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको भी बताऊंगी। जैसे मैं खुद डेटा कलेक्ट नहीं करी, मैंने क्या करा, अपने बिहाफ पर एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, भाई ये जा क्वेश्चनियर लेकर जा और भरवा कर ला। तो वो अपॉइंटेड पर्सन जो मैंने करा है अपने काम के लिए, उस पर्सन को मैं क्या बोलूँगी, न्यूमरेटर। ओके क्लास, सो क्वेश्चनियर्स को मैं 2 तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, एक तो मेल कर, दूसरा न्यूमरेटर की हेल्प से, एक पर्सन की जो मैंने अपॉइंट कर रहा है उसकी हेल्प से। ओके क्लास, अब मैं फर्स्ट मेथड कराने जा रही हूँ, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। Yes class, the very first method in order to collect primary data is direct personal investigation. बेटे सबसे पहले समझो, डायरेक्ट का मतलब जिस पर्सन को डेटा चाहिए वो जिस पर्सन से चाहिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, आमने सामने हो। ठीक है, मतलब दोनों का आपस में कांटेक्ट हो तो जाके वो डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पर्सनल का मतलब फेस टू फेस, एंड इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी करना, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, इसका मतलब बेटे सबसे पहले मुझे 2 टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेटर, दूसरा इन्फॉर्मेंट। ठीक है, पहले मैंने बोला इन्वेस्टिगेटर जो इंक्वायरी करता है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो अपनी स्टडी को करना चाहता है, तो उसको डेटा चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा। बार बार मैं बोल रही हूँ, इन्वेस्टिगेटर का मतलब द पर्सन हु डज इन्वेस्टिगेशन। ओके, मतलब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए, द पर्सन इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। इन्फॉर्मेंट इज द पर्सन फ्रॉम whom we are collecting the data, या who gives information to us, that person is called informant। ठीक है, सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट हो, आपस में बातचीत करें, आपस में क्वेश्चन पूछें और इन्वेस्टिगेटर फिर अपना डेटा कलेक्ट करें। ठीक है भाई, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब मीनिंग क्या होगा बेटे, द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड, मतलब पर्सनली उसके पास जाकर उससे पूछताछ करके हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर कर रहा है, और किससे कर रहा है, इन्फॉर्मेंट से कर रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली डेटा कलेक्ट कर रहा है, किससे, इन्फॉर्मेंट से। तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे बेटे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली collected by the investigator from the informant। ओके क्लास, सो ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होना और तब जाके इन्वेस्टिगेटर को डेटा मिलता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, अब ये डेटा, ये वाला मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसकी सूटेबिलिटी है, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेथड सूट करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इट सूटेबिलिटी। बेटे एक बात बताओ, हमें 1 to 1 पर्सन के पास जा के डेटा कलेक्ट करना है, इसका मतलब अगर मेरी फील्ड में बहुत सारा एरिया हो, क्या मैं इस मेथड को अडॉप्ट कर पाऊंगी, नॉट एट ऑल। इसका मतलब जहाँ पर मुझे छोटा सा फील्ड हो, एरिया छोटा है, वहाँ पर मैं इस मेथड को अडॉप्ट कर सकती हूँ। क्यों भाई, क्योंकि मुझे एक एक के पास जाकर काम करना पड़ेगा, एक एक के पास जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, जो मेरे लिए बहुत कॉस्टली होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा।
ठीक है। तो मैं इस मेथड को अंजाम वहीं दे सकती हूँ जहाँ पर मेरी फील्ड ऑफ स्टडी मतलब एरिया ऑफ स्टडी लिमिटेड है, छोटा है, ज़्यादा लार्ज नहीं। अगर लार्ज होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, मे बी मैं उसको एफोर्ड ना कर सकूँ। ओके। नंबर 2, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है भाई सीक्रेसी चाहिए, मतलब मैं ये डेटा किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकती, मतलब जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वहाँ पर ये मेथड सूट करता है बच्चे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और किसी को इस डेटा के बारे में नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब क्या हम कीप कर रहे हैं, सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी हम मतलब लाइक स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मुझे डेटा ना मैं किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि वो गलती कर सकते हैं। मुझे पता है इस स्टडी का डेटा इस तरीके से ही मैं मतलब ऑब्टेन कर सकती हूँ, तो मुझे हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, बिना किसी मतलब लाइक प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के। ठीक है। अगर मुझे तब जाके डेटा कलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, मैं किसी और के डेटा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, तो मुझे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा बेटे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके क्लास, सो दीज आर द सुटेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या? नंबर 1, द एरिया इज लिमिटेड, जहाँ पर एरिया स्मॉल हो, लिमिटेड हो, ज़्यादा वाइड ना हो, वहाँ पर मैं ये मेथड यूज़ कर सकती हूँ। नंबर 2, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा शुद्धता चाहिए, बिल्कुल काम परफेक्ट चाहिए, तो मैं खुद से काम करूँगी और खुद से कौन सा मेथड यूज़ करूँगी बेटे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट कम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। भाई मेरी स्टडी में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, जो मैं किसी और से भी डेटा नहीं ले सकती, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी बच्चे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, मुझे पता है भाई, मुझे कहते हैं ना कभी कभी मिल के ही बातों की। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जब मुझे चाहिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, फेस टू फेस, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पर मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बेटे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब मैं कोई भी बात करूं, अगर मैं किसी भी मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड या मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करूं बेटे, कोई भी एक मेथड परफेक्ट नहीं है। हर एक की कुछ एडवांटेजेस हैं, मीन्स मेरिट्स हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी इसमें है। ठीक है। सो विल स्टडी व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट कम, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। एक बात बताओ, इसके नाम से ही फिर मिल रहा है, सीक्रेसी मेंटेन हो रही है, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। अब आपने खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है तो आपको उसके ऊपर विश्वास सबसे ज़्यादा होगा। हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, और एक ओरिजिनल डेटा है, सबसे ज़्यादा ओरिजिनलिटी है क्योंकि आपने खुद से डेटा कलेक्ट करा, ओरिजिनल सोर्स से करा, तो इसमें ओरिजिनलिटी सबसे ज़्यादा है। सो व्हाट आर द मेरिट्स? नंबर 1, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा विश्वास के लायक मतलब रिलायबिलिटी। एक, आप अकेले इन्वेस्टिगेटर खुद काम कर रहा है इसमें, ठीक है बेटे, तो उसका जो काम करने का ढंग है एक जैसा रहेगा, जिस पर्सन से वो डेटा कलेक्ट करेगा उसके क्वेश्चन सेम होंगे, उसका तरीका सेम होगा, उसका बिहेवियर सेम होगा, है ना। सेम होना मतलब स्टैंडर्डाइजेशन एवरीथिंग में। उस स्टैंडर्डाइजेशन को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। ओके। नेक्स्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। सिचुएशन वाइज इन्वेस्टिगेटर थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर भी पूछ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे मे बी कई जगह पर उसको बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत है, मे बी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ इंग्लिश यूज़ ना हो तो मैं वहाँ पर हिंदी भी यूज़ कर ही काम कर सकती हूँ। मतलब मैं सिचुएशन वाइज थोड़ी सी चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर रही हूँ, क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल कर रही हूँ। Okay class, so these are the merits of direct personal investigation. Next comes the demerits of direct personal investigation. सबसे पहले क्या आएगा? मैं लिमिटेड एरिया को ही इस इन्वेस्टिगेशन के तहत कवर कर सकती हूँ। जहाँ पर लार्ज एरिया का क्वेश्चन आता है
वहाँ पर ये डेटा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब अगर मैं बात करूँ कि थोड़े से लोगों में से डेटा ले लिया, वहाँ तो ये मेथड पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पर एरिया बहुत लार्ज है, जहाँ पर मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करना है, वहाँ पर मैं ये डेटा अडॉप्ट नहीं कर सकती बेटे, ठीक है। सेकेंडली, एक एक के पास जाना, एक एक से बात करना टाइम कंज्यूमिंग है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि एक एक के पास जाना है, एक एक से डील करना है। इट इज़ वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने बार बार बोला डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने अभी पढ़ा लास्ट लेक्चर में। बेटे डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव नहीं करता, ये कौन करवाता है? जो पर्सन इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी अपने सेल्फिश मोटिव के लिए डेटा को मोल्ड कर सकता है, डेटा में बायसनेस शो कर सकता है। सो इट इज़ प्रोन टू, दिस मैथड इज प्रोन टू पर्सनल बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है बेटे पार्शियलिटी, अपने अकॉर्डिंग डेटा को मोल्ड कर देना ताकि अपना मोटिव पूरा हो जाए। और मैं मतलब इट इज़ नॉट एथिकल, इट इज़ अनएथिकल। ओके क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, हाँ जी क्लास, द सेकेंड मैथड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बेटे अभी मैंने आपको दो टर्म्स बताए, एक इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है अपनी स्टडी करने के लिए, दूसरा इन्फॉर्मेंट्स जिनका हमें डेटा चाहिए और जो हमें डेटा दे रहे हैं, जिनके रिगार्डिंग हमें डेटा चाहिए, दीज आर कॉल्ड इन्फॉर्मेंट्स। ओके, सिंपल सी बात है बेटे, डायरेक्ट पर्सनल में तो क्या था, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक तो ओरल है, मतलब ओरली हम काम कर रहे हैं, दूसरा इनडायरेक्ट, इट मीन्स सपोज मुझे मिस्टर ए का डेटा चाहिए लेकिन मिस्टर ए उस हालात में नहीं है कि वो मेरे को डेटा दे, तो मुझे उसका डेटा कौन दे सकता है? उसके रिलेटिव्स, उसका एम्प्लॉयर, या वो पर्सन जो मिस्टर ए के बहुत क्लोज है। इट मीन्स मैंने मिस्टर ए का डेटा लेने के लिए मिस्टर ए को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करा, मैंने उससे उसके इनडायरेक्ट पर्सन को कांटेक्ट करा। वो इनडायरेक्ट पर्सन कौन? जो उसका रिलेटिव हो, मे बी उसका एम्प्लॉयर हो, मे बी उसका टीचर हो, मे बी उसका मालिक हो फैक्ट्री का, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ बच्चे? सो मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब मैंने उस पर्सन को ढूंढा जिसके पास, जिस पर्सन की डेटा मुझे चाहिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मिस्टर ए का मैंने एग्जाम्पल लिया, मुझे मिस्टर ए का डेटा चाहिए लेकिन मिस्टर ए अभी इस हालत में नहीं है कि मुझे डेटा दे, तो मैंने उसके रिलेटिव से कांटेक्ट करा। अगर मैं मिस्टर ए से करती डायरेक्टली तो ये डायरेक्ट होता। अब मैं मिस्टर ए का डेटा किससे ले रही हूँ? उसके रिलेटिव से, क्योंकि उसके रिलेटिव के पास वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके क्या करा बच्चे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब बच्चे जिस पर्सन से मुझे डेटा चाहिए मैं उस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सेकेंड पर्सन में भी उसका रिलेटिव जिसके पास वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट के बारे में मैंने इनडायरेक्टली उसके रिलेटिव को कांटेक्ट करा ताकि वो मिस्टर ए के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। ये कौन सा मेथड है बेटे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके क्लास, देखो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन द मेथड बाय विच information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। क्या कह रहा है? इस मेथड में इंफॉर्मेशन उस पर्सन से कलेक्ट नहीं की जाती जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब हम उस जिस पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कांटेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी थर्ड पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं जिसके पास हमें एक्सपेक्टेड है कि उसके पास वो इंफॉर्मेशन हो सकती है।
अबाउट द रिक्वायर्ड पर्सन। ओके क्लास, सो ये कौन सा मेथड है बेटे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी? एक एरिया पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से बड़ा हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, व्हेन द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट का मतलब जिसके बारे में हमें डेटा चाहिए, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, when the concerned informants are not capable of giving information. For example, मैं एक स्टडी कर रही हूँ एडिक्शन ऑफ अल्कोहल की। अब जो अल्कोहलिक होगा मे बी वो मेरी बातों को ना समझ सके, मे बी वो मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ना दे सके, तो मैं किसको कांटेक्ट करूँगी? मैं सेलर्स ऑफ अल्कोहल को कांटेक्ट कर सकती हूँ, मे बी गार्जियंस ऑफ दैट अल्कोहलिक एडिक्टेड पर्सन को कांटेक्ट कर सकती हूँ, नियर बाय सोसाइटी के मेंबर्स जो उस पर्सन के लिंक में हैं उनको कांटेक्ट करके डेटा ले सकती हूँ। मीन्स यहाँ पर इन्फॉर्मेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग मी इंफॉर्मेशन। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँगी बच्चे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, थर्ड सुटेबिलिटी क्या है बच्चे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मे बी मेरे को क्रिमिनल्स की स्टडी करनी है, तो मुझे किसका इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्रिमिनल्स का। अब बहुत सारे क्रिमिनल्स के पास हमें परमिशन नहीं मिलती लीगली कि हम उनसे कांटेक्ट करके रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं आई एम नॉट कैपेबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट। तो मैं क्या करूँगी? जेलर के पास जाकर डेटा कलेक्ट करूँगी। क्लियर हुआ बच्चे? पुलिस के पास या उसके लॉयर के पास जाकर डेटा कलेक्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उसके पास जा नहीं सकती। क्लियर हुआ? तो सूटेबिलिटी 3 है बच्चे। बहुत इजी हैं ये मेथड्स, बस समझने की देर है। ओके ना, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। अब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो हमने फर्स्ट मेथड करा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें एरिया का मतलब बेटे फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, मतलब एरिया छोटा था। अगर उस एरिया से थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा एरिया है तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगर रिलेटिवली थोड़ा बड़ा एरिया है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ नहीं होगा। कौन सा मेथड यूज़ होगा बच्चे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर मैं एक एक करके, फॉर एग्जाम्पल बेटे सारे क्रिमिनल से बात ना करके सिर्फ जेलर से डेटा ले रही हूँ तो मेरा टाइम कम लगेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली कम होगा, मतलब लेस एक्सपेंसिव। क्लियर हुआ? ये क्या बन गई बच्चे? इसकी मेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। अब जेलर के पास, जेलर इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दैट फील्ड, तो उसके पास एक एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे मिलेगी और वो एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेटिवली अच्छी होगी मेरी स्टडी के लिए। ओके, एंड इट इज़ वेरी सिंपल मैथड एंड लेस बायसनेस। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं आंसर लिख रही हूँ, मेरे को जो डेटा मतलब जो जिस इनडायरेक्ट पर्सन से मैंने कांटेक्ट करा वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है बीइंग एन एक्सपर्ट। ओके, सो वो लेस बायस्ड है, यहाँ पर मेरी बायसनेस कम होगी। सो दिस मैथड इज लेस बायस्ड, क्योंकि जो विटनेस होगा उससे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ बेटे। ओके, रिगार्डिंग द पर्सन whom I am required to collect the data, but it is not possible to direct contact the person whom I required the data. Okay, now अब आता है बच्चे इसके demerits. Now what are its demerits? It is less accurate. Maybe jailer for granted ले मेरी स्टडी को, maybe accurate information ना दे, maybe interest show ना करे, so क्या आएगा? less accurate. ओके, नेक्स्ट आता है बायस्ड। मे बी विटनेस बायस्ड है, मे बी विटनेस मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अपनी चीज़ों के लिए वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, मे बी डेटा को मोल्ड कर दे। ठीक है, देखो बच्चे, अब मैंने यहाँ पर तो बोला लेस बायस्ड, यहाँ बोला बायस्ड। हर पहलू, हर चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, अगर मैं पॉजिटिव दायरे से देख रही हूँ तो ये इसकी मेरिट भी है, अगर सेम चीज़ को मैं नेगेटिव वे से देख रही हूँ तो ये इसकी डीमेरिट भी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बस पर्सपेक्टिव है देखने का नज़रिया। ओके, क्योंकि हर एक चीज़
दोनों चीज़ों के पहलुओं पे बटी होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखूंगी तो मेरिट में लिखूंगी, जब मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखूंगी तो बेटे किस में लिखूंगी, डी मेरिट में। ओके, मे बी विटनेस यहाँ पे बायस्ड हो जाए, मैं बायस्ड नहीं हूँ तो लेस बायस्ड। मे बी विटनेस मतलब जो पर्सन को मैंने कांटेक्ट करा ताकि वो दूसरे पर्सन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे, मे बी वो इनडायरेक्ट पर्सन, मे बी वो विटनेस क्या हो, बायस्ड हो, तो बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट, डाउटफुल कंक्लूजन। जब विटनेस बायस्ड होगा तो वो मुझे जो भी डेटा देगा वो इनएक्यूरेट होगा। अब डेटा इनएक्यूरेट है तो मेरा कंक्लूजन में मेरे को क्या आएगा, डाउट्स आएंगे ना, तो मेरी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, मेरी स्टडी थोड़ी डाउटफुल वे में चली जाएगी। सो दीज आर द डी मेरिट्स ऑफ दिस मैथड। ओके क्लास, ये हमारा सेकेंड मैथड था। फर्स्ट, पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। Now the third method, that is information from local correspondents. बेटे इसका टेक्निकल मीनिंग पे जाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आपने देखा होगा मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, क्या हर मोहल्ले में या हर कॉलोनी में जाकर रहते हैं, नहीं ना। वो क्या करते हैं, वहाँ पर ना लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं। आपने नाम सुना होगा खबरी लाल, है ना। वो खबरी लाल क्या करता है बच्चे, वो अपॉइंटेड होता है किसी और पर्सन के द्वारा, और वो जैसे उसको उस एरिया के वाइज इंफॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया चैनल पर कॉल कर देता है, बुला लेता है, या उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है अपने तरीके से। इसका मतलब मीडिया वालों की चप्पे चप्पे पर नज़र रहती है। क्यों रहती है, बिकॉज मीडिया वाले कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बच्चे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आप लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते होंगे, मूवीज़ में पान वाला, है ना, जो खोखे वाले होते हैं, वो आते जातों के ऊपर नज़र रखते हैं। एक सोसाइटी के बाहर एक प्रेस वाला, सोसाइटी के बाहर एक पान वाला, या वट एवर इट बी, जिनको लगता है कि ये पर्सन हर टाइम यहाँ पर रहता है तो इसको हर एक इन्फॉर्मेशन की जानकारी होगी। अगर मैं उस पर्सन को अपॉइंट कर दूँ कि मुझे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब भी कुछ होए तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ बच्चे, उन पर्सन्स को अपॉइंट करके मैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। तो वो पर्सन उस लोकल एरिया के क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट पर्सन्स, ठीक है, जिनको मैंने अपॉइंट करा है और जो वहाँ पर हर वक्त रहते हैं, जिनको वहाँ की ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट का मीनिंग क्या होगा, अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। जो लोकल पर्सन्स को हम अपॉइंट करते हैं, जो मेनली वहाँ के ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखते हैं, उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, या तो लोकल पर्सन्स या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ओके, एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो स्टडी कर रहा है, जो इंक्वायरी कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेटर, वो खुद तो हर जगह पे नहीं रहेगा, तो वो अपने बिहाफ पर वहाँ के लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर देगा कि जैसे भी कुछ हो मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके, सो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर ने लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करा एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये लोकल पर्सन्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड कन्वे इट टू द इन्वेस्टिगेटर। अब डिफरेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको किसको दे देंगे, इन्वेस्टिगेटर्स को। ठीक है, सो ये कौन सा मेथड है बेटे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बेटे जितने भी मीडिया वाले, न्यूज़ वाले, मैगजीन्स वाले, न्यूज़पेपर वाले, जर्नल्स वाले, ये कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये मेनली ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इवन क्राइम ब्रांच भी कौन सा मेथड यूज़ करती है बच्चे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, अब आता है सूटेबिलिटी। इसकी सूटेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले बहुत बड़ा एरिया है, मैं हर एक जगह पे खुद प्रेजेंट नहीं रह सकती, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला मेथड यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट सूटेबिलिटी इज जहाँ पर एरिया क्या होगा, लार्ज, एक
मुझे हर वक्त हर तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस एरिया में क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल वालों को इस बारे में जानना होना चाहिए। इसका मतलब मुझे रेगुलर और कॉन्टिन्यूस अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, दिस लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाला। ओके, जहाँ पर मुझे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को टाइमली इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे कुछ हुआ और मुझे उसकी जानकारी मिल जाए, वो क्या है, जहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी से लेना देना नहीं है, बस मुझे न्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज होगा बेटे, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ओके, अब इसके क्या मेरिट्स होंगे, इसके क्या डिमेरिट्स होंगे। पहला मेरिट क्या होगा बेटे, वाइड कवरेज, मतलब मैं वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे हर जगह खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बिहाफ पर वहाँ के लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करा हुआ है, वो टाइमली मुझे हर तरीके की जानकारी दे देंगे। ठीक है, अब मुझे एक एक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पर्सन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स मेरा टाइम बच रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं, मेरा एफर्ट्स बच रहे हैं। इट मीन्स ये मेथड मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिकल का मतलब अंडर बजट, जो मेरे पैसे, टाइम एंड एफर्ट्स को सेव करता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन। मुझे कंटिन्यूटी के वे से डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ओके क्लास, अब आता है बच्चे इट्स डीमेरिट्स। इसकी क्या डीमेरिट्स होंगी। नंबर 1 मैंने बोला लेस एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ को क्या चाहिए, फटाफट इन्फॉर्मेशन आए, और वो कहते हैं ना आज तक सबसे तेज, इसका मतलब सबसे पहले जानकारी देने वाला चैनल। ठीक है, उनको अभी, और वो हर एक को कहते हैं कि हम अभी इस चीज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करते, वो लिखते हैं इन सब चीज़ों में क्योंकि उनको डाउट होता है। बस उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। ऐसा नहीं है आई एम ब्लेमिंग अ न्यूज़ चैनल, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ इट्स डीमेरिट व्हाट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी का मतलब मैं दोबारा आपको बता रही हूँ बच्चे, यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता, एक जैसा। एक बात बताओ, मैंने अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करा, सबका काम करने का ढंग अलग, सबका जानकारी देने का ढंग अलग, सबका बिहेवियर अलग, कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, तो क्या मेरे काम में यूनिफॉर्मिटी आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स जिनकी विचारधारा, जिनकी बिलीव्स, जिनकी इंटेलिजेंस, जिनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। जिस पर्सन का डेटा चाहिए उससे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं कर रही, ओरिजिनल सोर्स को तो मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही। सो व्हाट इज दिस, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा मुझे बताया मैंने वैसा मतलब इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली। ओके, पर्सनल बायस। अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, ये जो लोकल पर्सन्स होंगे ये जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से तो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे। इट मीन्स ये इन पर्सन्स की बायसनेस के तहत होगा। ये जिस तरीके से चाहेंगे इन्फॉर्मेशन देना उस तरीके को ही यूज़ करेंगे, उस तरीके से डेटा को मोल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बायसनेस होती है। नेक्स्ट, लेस एक्यूरेट, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स मतलब डेटा को मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा तो एक्यूरेसी लेवल कम होता है, बहुत ही कम होता है। और ये मेनली टीवी, न्यूज़ चैनल, मैगजीन्स, जर्नल वाले इस मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, यस क्लास, नाउ द लास्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा and data, primary data. The last method of collecting primary data, that is information through questionnaires. Questionnaires आप सबको पता होता है, एक piece of paper में एक formatted questions होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारे direct questions, simple, short and clear questions पूछती हूँ। और schedules मतलब मैं प्रॉपर स्केड्यूल्स भी यूज़ करती हूँ, जैसे येस, नो, इफ़ येस देन हाउ मनी, 1, 2 और मोर, जिसमें मुझे टिक करने पड़ते हैं। ओके, अब मैं क्या करती हूँ बच्चे, इसका नाम ही काफ़ी है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर को जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है। ठीक है,
अब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद वो एक प्रॉपर फॉर्मेटेड क्वेश्चनर बनाता है और उस क्वेश्चनर को भरवा कर वो डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन लेता है। तो इस मेथड को मैं क्या बोलती हूँ बेटे? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। बट यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चनर्स को भरवाने के। नंबर 1, या तो मैं इस क्वेश्चनर को इन्फॉर्मेंट्स को मेल कर दूँ, भाई जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उस पर्सन को ये क्वेश्चनर्स मेल कर दूँ, ठीक है। अब मेल करने के बाद साथ में मैं एक लेटर अटैच करूँ रिक्वेस्ट का, प्लीज़ फिल it accurately and send it back to me as soon as possible या by this particular date, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकती, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, ओके। लेकिन अब मेलिंग मेथड वहाँ पर अप्लाई हो सकता है जहाँ पर इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड हो, लेकिन लिटरेट हो, ठीक है। एजुकेटेड तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेट मी से इलिटरेट हो। लेकिन अगर इलिटरेट है तो मेलिंग मेथड किसी भी काम नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं बेटे, मैं अगर बिग बाज़ार जाती हूँ, बहुत सारे लोग सजेशन फीडबैक फॉर्म लेकर खड़े होते हैं और बोलते हैं मैम प्लीज़, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन, है ना। ऐसे ही अगर मैं किसी को क्वेश्चनर सेंड करूँ, मे बी वो इंटरेस्ट ले या ना ले, मे बी उसको क्वेश्चनर समझ आए या ना आए, तो वो क्या कर सकता है? इग्नोर भी कर सकता है। सो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन सेकंड मेथड और आता है क्वेश्चनर का, दैट इज न्यूमरेटर्स मेथड। अब ये न्यूमरेटर क्या होता है बेटे? न्यूमरेटर एक पर्सन होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर, जो क्वेश्चनर्स लेकर जिन जिन पर्सन से मुझे डेटा चाहिए उनके पास जाएगा और क्वेश्चन बोलता जाएगा, उनके आंसर्स को टिक करता जाएगा, फिल करता जाएगा और एट लास्ट सारे फिल्ड क्वेश्चनर्स लाकर इन्वेस्टिगेटर को दे देगा, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर बेटे एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ओके। सो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनर कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, मतलब जो वो स्टडी करना चाहता है, जो वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके तहत उसके मद्देनज़र उसको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। आगे देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स। नंबर 1 मेलिंग मेथड, नंबर 2 न्यूमरेटर्स मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे? मेलिंग मेथड। अब मेलिंग मेथड आपको साफ साफ पता चल रहा है, हम इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनर प्रिपेयर करेगा और उस क्वेश्चनर को जिन जिन पर्सन से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको मेल कर देगा। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्टिंग लेटर भी अटैच करेगा कि इसको बहुत अच्छे से डिलिजेंस वे से फिल कीजिएगा, रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि प्लीज़ सेंड इट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। अब इसके मेरिट्स क्या है बेटे? मैं क्वेश्चनर मेल तो एक टाइम पर बहुत सारी जगह पे कर सकती हूँ, इट मीन्स मैं मेलिंग मेथड में लार्ज एरिया कवर कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरे पैसे भी बच रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है? इकोनॉमिकल, ठीक है, ओके क्लास। और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा मिलेगा, क्योंकि जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उसको डायरेक्टली क्वेश्चनर मेल कर रही हूँ। लेकिन बेटे जो चीज़ मैं सोच रही हूँ मे बी ऐसा हो या ना हो, तो देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स एसोसिएटेड विद मेलिंग मेथड ऑफ क्वेश्चनर, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली मे बी अगर किसी ने मेरे पास क्वेश्चनर भेजा है, मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं इंटरेस्ट दिखाऊं या ना दिखाऊं, मे बी मैं आधे क्वेश्चंस भरूं या पूरे क्वेश्चंस भरूं, तो मेरे पास कंप्लीटनेस की भी प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट की भी प्रॉब्लम आएगी। मे बी वो मेरे को रिस्पॉन्ड करें, मेरे पास डेटा क्वेश्चनर फिल्ड क्वेश्चनर को भेजे या ना भेजे। अब मैं उनको अगर मैं डायरेक्टली किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ तो मैं उसके एक्सप्रेशन से बहुत सारा फीडबैक ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना बेटे। मे बी कहीं कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब द पर्सन लैक्स
इंटरेस्ट इन फिलिंग द क्वेश्चन। ओके, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मेल कर रही हूँ, तो इट मीन्स मुझे ओरिजिनल फीडबैक नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चे, मे बी पर्सन ने फटाफट टिक 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 कर दिया है बिना पढ़े, तो ये क्या है, बायसनेस है बेटे। ठीक है, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद द मेलिंग मैथड। ठीक है, अब ये मेथड वहाँ वर्क नहीं करेगा जहाँ पर लोग क्या है, इलिटरेट, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे पढ़कर क्वेश्चनेयर फिल कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हुआ बेटे, मेलिंग मेथड। अब आता है बेटे द सेकेंड मेथड, दैट इज न्यूमरेटर्स मेथड। मैंने आपको अभी बताया न्यूमरेटर क्या होता है, द पर्सन अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, क्वेश्चनेयर कौन बनाता है, इन्वेस्टिगेटर, अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्वेश्चनेयर मेरे को पता है कि बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। ठीक है, और ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी बच्चे, न्यूमरेटर्स मेथड। मैं बहुत सारे पर्सन्स को अपॉइंट कर लूँगी और उनको क्वेश्चनर्स पकड़ा दूंगी, बोलूँगी कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पोलाइटनेस के साथ और फ्लेक्सिबल होकर इन क्वेश्चनर्स को भरवा कर ले आओ और मुझे दे देना, ताकि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, सो मेरे को यहाँ पर न्यूमरेटर्स को सबसे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन पुटअप करना है, कैसे कैसे फिल करना है। अगर कोई हार्श हो जाए, कोई आपको रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसको कैसे कन्विंस करना है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पर्सनली है, तो उस चीज़ में कैसे एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, सिचुएशन वाइज, सिचुएशन को देखते हुए कैसे क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदलना है, या क्वेश्चन को कैसे मॉडरेट करना है। ठीक है, सो ये कौन सा मेथड है, न्यूमरेटर्स मेथड। ओके क्लास, सो ये हैं हमारे 4 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब आगे बेटे एक बात बताओ, क्वेश्चंस के टाइप्स भी होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर्स, ओके, टिक वाले आंसर्स। ओके, अब ये वाले टाइप्स ऑफ, अब हमारा इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए। अब जो मैं टॉपिक करा रही हूँ ये इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। ओके, नाउ कम्स कि एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनेयर में। आप बताइए बेटे, क्या क्वेश्चन बहुत टिपिकल होने चाहिए, इनडायरेक्ट होने चाहिए, कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन होने चाहिए। आप खुद सोचिए बेटे, नहीं ना, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ गुड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनेयर। ओके, सो दीज आर द बेसिक मेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप एक बात बताइए बच्चे, अगर एक क्वेश्चनेयर बहुत लेंदी होगा, क्या मैं इंटरेस्ट ड्राइव कर पाऊंगी लोगों का, नॉट एट ऑल। तो मेरे पास क्वेश्चंस लिमिटेड नंबर ही होने चाहिए, मुझे प्रॉपर वे में सोच समझ के क्वेश्चनर ऐसा बनाना चाहिए जो लेंदी ना हो। नंबर 2, सिंप्लिसिटी, इजी लैंग्वेज, क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड सिंपल क्वेश्चनर होना चाहिए, ताकि लोग पढ़े और इजीली समझ आ जाए। नंबर 3, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। बेटे, जिन ऑर्डर्स का सीक्वेंस, ऑर्डर मतलब पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, मुझे प्रॉपर वे से फॉर्मेट बनाना चाहिए। अगर मैं पूछूं आपकी एज, बाद में आपसे पूछूं आपकी सैलरी, तो ये गलत होगा। ठीक है, नाम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेजिग्नेशन, इस तरीके से मेरे को प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। अगर मैं उनकी पर्सनल क्वेश्चंस को पूछूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, मुझे उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चंस पुटअप नहीं करने चाहिए, ये ऑफेंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस पुटअप नहीं करने। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना पूछूं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है, मतलब बेफालतू में लड़ाई
या लोग कंट्रोवर्सी में चले जाएं, ऐसे क्वेश्चंस मुझे पुटअप नहीं करने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन मस्ट बी अवॉइडेड। आप सबको पता है बेटे, आज के टाइम पर सब बहुत बिजी हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ऐसे क्वेश्चनर को फिल करें जिसमें लार्ज कैलकुलेशन हो। हल्की फुल्की चलती है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चनर बनाने के टाइम पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे शुड बी डन बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनर। बेटे पायलट सर्वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना 100 लोगों के पास क्वेश्चनर मेल करना है। अब मुझे कैसे पता? मैंने पढ़ लिया, मैंने देखा कि मैंने 2-3 बार स्टडी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन बेटे मेरे को प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। मुझे अपने घर के लोगों को एक एक क्वेश्चनर बांट देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स में 10 से 12 फ्रेंड्स में क्वेश्चनर बांट के देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, उनका रिस्पॉन्स ठीक है। अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो जिन लोगों को मुझे ओरिजिनली उनको भेजना है, उनको भेजने से पहले सारी मिस्टेक्स को मैं ओवरकम कर लूँ, क्योंकि सबके व्यूज़ आएंगे तो मुझे पता चलेगा क्या फीडबैक है इस क्वेश्चनर का, ताकि ओरिजिनली भेजने से पहले मैं एक प्री टेस्ट का सर्वे कर लूँ, जिसको क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। आप खुद ही देखिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कितने टाइम का है, क्या वर्थ है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं इन टोटल नंबर्स। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे अपने क्वेश्चनर में ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि क्वेश्चनर सिंपल बन जाए, ईजिली टू अंडरस्टैंड बन जाए। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अब क्वेश्चन अगर भर दिया है तो टाइमली भेजने की रिक्वेस्ट भी मुझे करनी चाहिए कि दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी प्रीशियस एंड क्रूशियल फॉर मी टू बी completed on time, तो प्लीज़ दिस अ रिक्वेस्ट टू सेंड द क्वेश्चन here after filling it as soon as possible. Okay class, so these are the main qualities of a good questionnaire. ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है बेटे, यहाँ तक आप प्रॉपर पढ़िए। मैं आपको कंटेंट भेजूंगी हाईलाइटेड के फॉर्म में, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली पढ़िए बेटे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा के मेथड्स। ओके, वो एक दिन का और काम है, जिसके बाद और साइड बाय साइड हम रिवीजन कर रहे हैं बेटे। तो प्लीज़ प्लीज़ कंसंट्रेट एंड वर्क हार्ड। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।